ओवीएस नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, उसको बढ़ाइए आगे। अरे ये वीडियो बढ़ाइए आगे, वहां पर दिखाइएगा। लाइव पीछे चल रहा है। हाँ ठीक है। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज हम लोग अपने समय पर लाइव जुड़े हुए हैं। ठीक है। मौसम, सुरुचि, ठीक है। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर का है, उसे जो भी बच गया है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है। आज का ये क्लास आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लास्ट क्लास होगा। आज का ये जो क्लास होगा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए लास्ट क्लास होगा। ठीक है। जल्दी से एक बार आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए। एक बार फिर से रिप्लाई कर दीजिए कि क्या जो है साउंड वगैरह सब चीजें प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है ना आप सभी तक? चलिए बुआ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक बार जो है थोड़ा सा 2 मिनट में देख लीजिए कि किस किस क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। ये जो हम लोग का सेशन है, लेक्चर नंबर कितना है? ये जो हम लोग का सेशन है बुआ, वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। वो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 8 है। ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सेकेंड नंबर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या होता है जब ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है? ठीक है। इसके बाद जो है थर्ड क्वेश्चन, अल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन, बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा अल्कोहल जल में अधिक विलय क्यों होता है? ठीक है। और नेक्स्ट है कि प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में अंतर स्पष्ट करने के लिए जांच को लिखें। और उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल और 2 ब्यूटेनॉल की संरचना लिखें। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का परिवर्तन आप कैसे करोगे? इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन में। ठीक है। इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल में और इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन में, ये परिवर्तन करना था हम लोग को। ठीक है। ये 8 नंबर क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन था कि इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 के द्वारा किया जाता है या इथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराई जाती है? और जो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे, वो था एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक होती है, व्याख्या करें। और इसके बाद हमने जो है आप लोगों को कोल्बी अभिक्रिया पढ़ाया, राइमर टाइमन अभिक्रिया पढ़ाया, विलियमसन सिंथेसिस अभिक्रिया पढ़ाया, फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल का निर्माण पढ़ाया, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल का निर्माण पढ़ाया। इतना सारा क्वेश्चन हम लोग जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो अब जो है इसके बाद जो सीरियल नंबर से चल रहा था
10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको सामने दिख रहा है कि भाई पावर अल्कोहल क्या होता है। ठीक है, पावर अल्कोहल किसे कहते हैं? पावर अल्कोहल जो है, पावर अल्कोहल क्या होता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी जानना है। तो देखिए, पावर अल्कोहल जो होता है वो पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण होता है। और इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, आज मैं थोड़ा सा पहले आ गया था तो इसका आंसर जो है मैं तब तक जो है मैं लिख रहा था, ध्यान दीजिएगा। ये 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल में 80% जो होता है, 80% आपका पेट्रोल होता है और 20% क्या होता है? एथेनॉल होता है। 80% पेट्रोल होता है और 20% क्या होता है? एथेनॉल होता है। इन दोनों का मिश्रण होता है। पावर अल्कोहल इन दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो आइए अब जो है इसके बारे में और जानकारी ले लीजिए। देखिए, जो पेट्रोल इंजन होता है उसके आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। जो पेट्रोल इंजन होता है उसके आंतरिक दहन इंजन में ईंधन के रूप में इस पावर अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। और दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि यह ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा कि यह 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल का मिश्रण होता है। ठीक है, और 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग का नोमेनक्लेचर से है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो नोमेनक्लेचर से है। चलिए वहां पर कीजिए। ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों का परसों दिन होगा। परसों दिन जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा आप लोगों का। ठीक है, इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का क्लास परसों दिन होगा। ठीक, ये आप लोग जो है माइंड में रखिएगा कि परसों दिन ऑब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों का होगा। ठीक है, चलिए। हाँ, परसों दिन ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। अब आ जाइए बउआ, ध्यान दीजिएगा। तो आज आप लोगों का इसमें सब्जेक्टिव जो है, चूंकि 5 मार्क्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद लेक्चर 6 से 2 मार्क्स हम लोग स्टार्ट किए थे। लेक्चर 6 का जो पीडीएफ है
वो मैं नहीं दे पाया हूं क्योंकि वो डिलीट हो चुका था। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिएगा। तो आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे बउआ? नंबरिंग हम लोग इधर से करेंगे। ठीक है, देखिए ये OH है, तो OH जिधर से पहले मिल जाएगा उधर से एक नंबर करेंगे। OH जिधर से पहले मिल जाएगा उधर से एक नंबर, 1 2 3, 1 2 3, या 1 2 3 नीचे भी आ सकते थे, या 1 2 3 ऊपर भी जा सकते थे। अब इसका IUPAC नेम लिखना होगा। अब इसका IUPAC नेम लिखना होगा, तो इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल। ठीक है, 2,2 डाइमेथिल। ठीक है, और कितना कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन से कौन सा अल्केन? प्रोपेन। और प्रोपेन में OH जो है वो 1 नंबर कार्बन पर है। प्रोपेन में OH जो है वो 1 नंबर कार्बन पर है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल। 2,2 डाइमेथिल प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो है हम लोग को नाम लिखना है, तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए इसमें OH समूह दो गो लगा हुआ है जी। यहां पर OH समूह जो है दो गो लगा हुआ है। उसमें बउआ टेस्ट वाले में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वे 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया गया है वो टोटल उसमें है, तो वो सब रहेगा। ठीक है ना, वो सब रहेगा। तो बढ़िया से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा उसको, पहला चैप्टर में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल नहीं परसों दिन, ठीक है, 8 तारीख को इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आ जाइए 1 2 3 और 4। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? इसका IUPAC नेम क्या होगा बउआ? अब इसका IUPAC नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए कितना कार्बन है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। और OH कहां कहां है? 1 पर और 3 पर, 1,3 बंद है ना, डाई। और कितना कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन से कौन सा अल्केन होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन में क्या लगा देंगे? ऑल। तो 1,3 डाई ब्यूटेनॉल, या दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं ब्यूटेन 1,3 डाईऑल। ब्यूटेन 1,3 डाईऑल। तो इस प्रकार से इसको जो है आप बना सकते हैं। अगला नंबर आ जाइए, अगला नंबर है मध्यावता। मध्यावता को हम लोग बोलते हैं मेटामेरिज्म। मध्यावता को क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म को ही हम लोग शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मध्यावता। तो मध्यावता क्या है? देखिए जब एक ही अणु सूत्र वाले दो यौगिक में लगने वाला जो अल्काइल समूह होता है अलग अलग होता है, तो अलग अलग अल्काइल समूह होने के कारण उनका गुण भी बदल जाता है। एक ही यौगिक, एक ही अणु सूत्र वाला अगर कोई यौगिक है, अणु सूत्र उसका समान है, लेकिन उसमें दोनों तरफ लगने वाला अल्काइल समूह अलग अलग हो जाता है, तो उसका गुण भी बदल जाता है। और उन दोनों को जो है हम लोग मेटामेरिज्म मेटोमर्स कहते हैं। उन दोनों को एक दूसरे का मेटामर्स कहा जाता है। दोनों को एक दूसरे का मेटामर्स कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं, मध्यावता कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग मध्यावता या मेटामेरिज्म कहते हैं। तो वैसे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या होगा? समान होगा, लेकिन उसमें पाए जाने वाले अल्काइल समूह क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। और अल्काइल समूह अलग अलग होने से उनका गुण भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से समझ जाइएगा। C4H10O, ठीक है, C4H10O है, तो इसको हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं जी? C4H10O को हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा।
इसका जो है दो मेटामर्स हम लोग लिख सकते हैं, C2H5O C2H5, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो देखिए यह एक अलग ईथर हो गया। अब हम जो है इसी अणु सूत्र से दोनों तरफ दूसरा अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। यहां पर देखिए ये दोनों अल्काइल ग्रुप इथाइल है, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या है, इथाइल है। अब हम लोग यहां पर क्या लगा सकते हैं, एक तरफ CH3 लगा सकते हैं और एक तरफ C3H7 लगा सकते हैं। तो यह मिथाइल हो गया और यह प्रोपाइल हो गया, यह मिथाइल हो गया और यह क्या हो गया, प्रोपाइल हो गया, और ये ईथल हो गया, ठीक है। तो मेथिल प्रोपिल ईथर हो गया, मेथिल प्रोपिल ईथर, इसका नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर, ठीक है। मेथिल प्रोपिल ईथर इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो आपके सामने यौगिक बना, ये दोनों यौगिक, दोनों में इधर देखिए, इधर में एक में जो है एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ क्या है, प्रोपाइल है। एक में एक तरफ इथाइल है और दूसरे तरफ भी क्या है, इथाइल है। और दोनों को जोड़ करके आप देखिए, दोनों को जोड़ करके देखिएगा तो अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा। दोनों को जोड़ने पर अणु सूत्र क्या होगा, समान होगा। जोड़ लीजिए आप, 2 कार्बन 2 कार्बन, कितना कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन। कै गो ऑक्सीजन, एगो। तो C4H10O ऊपर वाले से भी अणु सूत्र आ गया, नीचे वाले को भी आप जोड़ लीजिए, ठीक है। 3 कार्बन 1 कार्बन, 4 कार्बन, 7 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, एगो ऑक्सीजन। तो अणु सूत्र एक ही है लेकिन यौगिक अलग अलग हो गया, इसका गुण भी अलग अलग होगा। और ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटोमेरिज्म बोलेंगे, मध्यावयवता बोलेंगे, ठीक है। तो यही जो है मध्यावता है। अब 40 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क क्यों नहीं किया जाता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क क्यों नहीं किया जाता है, इसका रीजन क्या है। तो एथिल अल्कोहल को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड द्वारा शुष्क इसलिए नहीं किया जाता है कि जब कैल्शियम क्लोराइड एथिल अल्कोहल के साथ होता है तो वह उसके साथ अभिक्रिया करके एक अलग यौगिक बना लेता है, जिस यौगिक का नाम होता है टेट्रा एथाइल एल्कोलोएट। यह यौगिक बना लेता है और यह यौगिक जो है वह निर्जलीकरण की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है, इसलिए यह प्रभावी निर्जलीकारक नहीं रह पाता है, इसलिए यह प्रभावी निर्जलीकारक नहीं हो पाता है। निर्जलीकारक का मतलब क्या होता है, निर्जलीकारक का मतलब होता है जो उसमें से जल को अवशोषित करे। वो निर्जलीकारक पदार्थ का मतलब है जो निर्जलीकरण प्रक्रिया कराए, मतलब किसी पदार्थ में अगर जल की मात्रा है तो उस पदार्थ से जल को अवशोषित करके बाहर निकाले, ठीक है। लेकिन यहां पर इसको जल को बाहर निकालना है तो ये दूसरे काम में लग जाता है, ठीक है, या दूसरे काम में लग जाता है। एथिल अल्कोहल के साथ कैल्शियम क्लोराइड जो है, कैल्शियम क्लोराइड अभिक्रिया करके कैल्शियम टेट्रा एथिल अल्केलोएट का निर्माण कर देता है, कैल्शियम टेट्रा एथिल अल्केलोएट का निर्माण कर देता है। और यही जो है यही इसको निर्जलीकरण करने से रोक देता है, ठीक है, इसलिए इसे प्रभावी निर्जलीकारक नहीं माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम लोग स्टार्टिंग में कर चुके हैं कि एथिन को सांद्र गंधकाम्ल में प्रवाहित करते हैं, वह उत्पाद को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। इथाइल एथेनोएट को जलीय KOH घोल के साथ उबाला जाता है। मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड एवं एथेनॉल को गर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सारा क्वेश्चन जो है हो चुका है। इधर वाला जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी हुआ है।
5 मार्क्स वाला में ये सब लॉन्ग क्वेश्चन वाले में है कि इथाइल अल्कोहल को निम्नलिखित से कैसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लॉन्ग वाला में है 5 मार्क्स वाला में कि प्राइमरी सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे, मतलब कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे। तो ये 5 मार्क्स वाला हम लोग का जो है दोनों टॉपिक में हो चुका था। और ये आज फिनॉल वाले में से जो क्वेश्चन रह गया है उसको हम लोग जो है देख रहे हैं। ठीक है, कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय है, क्यों, रीजन क्या है, कारण बताना है। ठीक है, कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, इसका कारण क्या है। ठीक है, क्या कारण है कि फिनॉल अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। तो ध्यान दीजिएगा बुआ, क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन पर। ये देखिए, ये जो है आपका फिनॉल हो गया, ये हम लोग का फिनॉल हो गया। बेंजीन रिंग में जब OH जुड़ा रहता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और यह फिनॉल जब जल में जाता है, फिनॉल जब जल में जाता है तो फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाता है, इसका नाम होता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल जब जल में जाता है तो फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाता है। ठीक है, फिनॉल जब जल में डाला जाता है तो फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाता है और क्या मुक्त होता है, H+। मुक्त क्या होता है, H+। तो फिनॉल को जब हम लोग जल में डालते हैं तो फिनॉक्साइड आयन अलग हो जाता है और H+ मुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा अगला नंबर, अल्कोहल में क्या होता है जी, अल्कोहल में अल्काइल समूह होता है, अल्कोहल में अल्काइल समूह होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग होता है, ये फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग होता है, यह बेंजीन रिंग ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह होता है और ऑक्सीजन पर से इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होता है इसको अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, खींचने के कारण ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसके कारण H+ मुक्त करने की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर होता है, इस ऑक्सीजन पर उपस्थित लोन पेयर को ये बेंजीन रिंग खींचता है, जिसके कारण से H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब अल्काइल जो है, अल्काइल क्या करता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है, या -I समूह होता है। और R जो होता है ये +I समूह होता है। R जो होता है वो +I समूह होता है और ये -I समूह होता है। ठीक है ना। तो देखिए होता क्या है कि फिनॉल में उपस्थित एरोमेटिक रिंग -I सदस्य होता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को घटाता है और विलयन में H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति, विलयन में H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। विलयन में H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, या H+
मुक्त कर या H प्लस मुक्त कर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। H प्लस मुक्त कर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है जो रिजोनेंस जिसे हिंदी में अनुनाद कहते हैं, रिजोनेंस अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। जबकि एल्कोहल में R प्लस I समूह सदस्य होता है। अतः एल्कोहल फिनॉल से कम अम्लीय होता है। ठीक है, इसलिए एल्कोहल फिनॉल से क्या होता है? कम अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए बउआ, क्या यह चीज क्लियर हुआ? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि क्लियर हुआ जी। फिनॉल में ये जो एरोमेटिक रिंग होता है, या जो एरोमेटिक रिंग होता है, जो बेंजीन रिंग, या -I समूह सदस्य होता है। मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है तो उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो H प्लस को जल्दी भगाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उससे खींचने वाला समूह लग गया है, अब यह रिंग ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन से कमजोर है हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन को H प्लस बना करके बाहर निकाल देगा और उसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि ऑक्सीजन से कोई और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच करके या H प्लस बना के उसको बाहर भगा देगा। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन को अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह होता है, जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन पर अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, प्लस I समूह का सदस्य होता है, जिस कारण से यहां पर H प्लस मुक्त करने की प्रवृत्ति का दर जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, हाँ, देखिए कितनी बार जो है इस बात को जो है बोला जा चुका है कि लेक्चर 6 का PDF जो है वो डिलीट हो चुका है। लेक्चर को देख करके और वहां से आप लोग जो है उसको कवर कीजिए। ठीक है, उसके बाद ही जो है लेक्चर 7 में ही मैंने इस बात को जो है बता दिया है। उसका PDF नहीं मिलेगा, वीडियो से स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके उसका नोट्स बनाइए। अब आ जाइए, बाकी जो भी है उन सब का मिलता है, उसका जो है उपलब्ध नहीं है अब। ठीक है, क्योंकि वो हाथ से लिखा गया था। ठीक है, वो डिलीट हो चुका है। तो आप लोग जो है वो काम कीजिए, लेक्चर पढ़ाया हुआ है उसको आप लिखिए। अगला नंबर, सेकेंड नंबर का रहा है कि फिनॉल के भस्मीय घोल को CO2 के साथ उच्च दाब पर गर्म कर अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं उत्पाद को। तो यह जानते हैं कौन सा अभिक्रिया है? यह अभिक्रिया कोल्बे अभिक्रिया है, जो मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया है। कोल्बे अभिक्रिया, वही यह कोल्बे अभिक्रिया है। यह कोल्बे अभिक्रिया है बउआ। ठीक है, ये कोल्बे अभिक्रिया है। तो आइए ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पर। क्या कह रहा है कि जब फिनॉल के भस्मीय घोल को, यानी फिनॉल को NaOH के साथ घोल दीजिए या KOH के साथ घोल दीजिए। NaOH या KOH को हम लोग भस्मीय घोल कहते हैं।
NaOH या KOH को हम लोग भस्मीय घोल कहते हैं, ठीक है, भस्मीय घोल कहते हैं। अब आ जाइए, अब यहां पर होगा क्या, यहां पर क्या होगा, H प्लस हटेगा और उसके जगह पर Na प्लस जाकर के सटेगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सोडियम पिनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, सोडियम पिनॉक्साइड बन जाएगा। बेंजीन रिंग में O जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम पिनॉक्साइड बोलेंगे। बेंजीन रिंग में ONa जुड़ गया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम पिनॉक्साइड बोलेंगे, ठीक है। अब सोडियम पिनॉक्साइड को क्या करते हैं जी, ये फिनॉल का भस्मीय घोल, तो जैसे ही फिनॉल को भस्म में घोल बनाया गया तो क्या बन गया, सोडियम पिनॉक्साइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम पिनॉक्साइड बन गया। भस्मीय घोल का मतलब क्षारीय घोल, बेसिक सॉल्यूशन, क्षारीय घोल बेसिक सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम लोगों ने फिनॉल को भस्म यानी क्षार NaOH में या KOH में, अगर KOH रखते तो यहां पर Na के जगह पर K आ जाता तो पोटेशियम पिनॉक्साइड बनता, लेकिन हमने NaOH लिखा है तो H प्लस के जगह पर Na आ गया। अब इसको CO2 के साथ, इसको CO2 के साथ, CO2 के साथ उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। उच्च दाब पर क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग CO2 के साथ इसे उच्च दाब पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर होता क्या है समझिएगा। गर्म करने पर आपका जो है, और अम्लीय जल के साथ इसको गर्म करते हैं, एक ही स्टेप में इसको बना लेते हैं। तो CO2 के साथ गर्म करते हैं और अम्लीय जल के साथ गर्म करते हैं। तो अब देखिए पुनः क्या होगा, ये CO2 के कारण ऑर्थो स्थान पर, CO2 के कारण इसके ऑर्थो स्थान पर C OH जुड़ जाएगा। CO2 के कारण इसके ऑर्थो स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, C OH जुड़ जाएगा। CO2 के कारण ऑर्थो स्थान पर C OH जुड़ जाएगा और Na प्लस हटेगा और उसके जगह पर क्या सटेगा, H प्लस सटेगा। Na प्लस हटेगा और उसके जगह पर क्या सटेगा, H प्लस सटेगा। तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, सैलिसाइलिक अम्ल, सैलिसाइलिक अम्ल, जिसका दूसरा नाम सैलिसाइलिक अम्ल होता है, ठीक है। तो वही कोल्बे अभिक्रिया है, कोल्बे अभिक्रिया है। अगला नंबर कह रहा है कि कारण सहित व्याख्या करें, कारण सहित व्याख्या करें फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है। कारण सहित व्याख्या करें कि फिनॉल की प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। तो आ जाइए सॉल्यूशन में, ये आपका फिनॉल हो गया। जब बेंजीन रिंग में OH उपस्थित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। बेंजीन रिंग में जब OH उपस्थित होता है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। अब देखिए ये बनाएगा क्या जी, फिनॉल जो होता है वह घोल में फिनॉक्साइड आयन बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बनाता है और H प्लस मुक्त करता है। फिनॉक्साइड आयन बनाता है और क्या मुक्त करता है, H प्लस मुक्त करता है, H प्लस मुक्त करता है। और यह अनुनादी संरचना के कारण, और यह अनुनादी संरचना के कारण, अनुनाद के कारण जो होता है अस्थाई होता है, अनुनादी संरचना के कारण यह अस्थाई होता है, ठीक है ना। फिनॉक्साइड आयन अनुनादी संरचना के कारण, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, जो कि आप 11th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, तो उस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण, रिजोनेंस के कारण अस्थाई होता है, ठीक है। और अस्थाई होने के कारण जो है, अस्थायित्व इसको मिल जाता है अनुनादी संरचना के कारण, और यह H प्लस को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है
और H प्लस मुक्त करने के कारण इसे अम्लीय प्रकृति का कहा जाता है। H प्लस मुक्त करने के कारण इसे अम्लीय प्रकृति का कहा जाता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे आंसर में कि फिनॉल घोल में H प्लस मुक्त कर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। फिनॉल घोल में H प्लस मुक्त कर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है। फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है जो जो अनुनादी या अनुनाद सिर्फ लिख लीजिए, जो अनुनाद के कारण रिजोनेंस के कारण, जो अनुनाद रिजोनेंस के कारण अस्थाई होता है। जो अनुनाद रिजोनेंस के कारण अस्थाई होता है। ठीक है, तो फिनॉल घोल में H प्लस मुक्त कर फिनॉक्साइड आयन का निर्माण करता है जो अनुनाद यानी रिजोनेंस के कारण अस्थाई होता है। अतः यह H प्लस मुक्त करने के कारण 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 अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति का होता है। अतः यह H प्लस मुक्त करने के कारण अम्लीय प्रकृति का होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या यहां तक क्लियर है। अब रिप्लाई कीजिए कि क्या जो है साउंड जा रहा है अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से साउंड जा रहा है। जाकर के एक बार बाहर में चेक कीजिए उस पर, अपना बोला पर। अरे भाई उसी पर चेक कीजिए ना कि उस पर अपना मोबाइल पर चेक कीजिए कि सही आ रहा है कि नहीं। अरे अभी तो ठीक है, साउंड कभी कभी नहीं जाता है, वो उसको हम लोग म्यूट करते हैं। ठीक है, बात अगर कुछ बातें करनी होती तो। पढ़ाई जो हुआ उसका साउंड गया ना।
चलिए ठीक है, सब चीज ओके है। कभी वैसा हुआ होगा कि जो है कभी नेट वगैरह का इशू हुआ होगा जिसके कारण से दिक्कत हुआ होगा। अब आ जाइए, कह रहा है कि डाई इथाइल ईथर सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, क्यों? या यहां पर डाई इथाइल ईथर के जगह पर कोई भी ईथर दे सकता है। डाई इथाइल ईथर के जगह पर कोई भी ईथर दे सकता है बउआ, कोई भी ईथर दे सकता है। ठीक है, तो देखिए डाई इथाइल ईथर में क्या होता है, ईथर या डाई इथाइल ईथर, ईथर या डाई इथाइल ईथर में मुक्त हाइड्रोजन आयन, मुक्त हाइड्रोजन आयन, मुक्त हाइड्रोजन या मुक्त हाइड्रोजन या कोई भी आयन या कोई भी मुक्त आयन, कोई भी मुक्त आयन उपस्थित नहीं होता है। ईथर या डाई एथिल ईथर में मुक्त हाइड्रोजन या कोई भी मुक्त आयन उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण यह सोडियम से, जिसके कारण यह सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण यह सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है, जिसके कारण यह सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। चेंज कीजिए उसको थोड़ा, जिसके कारण वह सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, जिसके कारण वह हाँ, टोटल जो है टोटल मैं जो है आपका जो है क्वेश्चन बैंक करा रहा हूं, जो भी उस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय जो भी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ सभी क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो ईथर या डाई एथिल ईथर में मुक्त हाइड्रोजन या कोई भी मुक्त आयन उपस्थित नहीं होता है, जिसके कारण यह सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। यही इसका रीजन है कि डाई इथाइल ईथर जो है सोडियम से अभिक्रिया नहीं करता है। अब आ जाइए बउआ, उसके बाद कह रहा है कि क्रिया विधि से समझाए कि फिनॉल में OH समूह, कह रहा है क्रिया विधि से समझाए कि फिनॉल में OH समूह ऑर्थो तथा पारा निर्देशक समूह होता है। देखिए देखिए होता क्या है, ये आपका जो है फिनॉल हो गया, ये आपका जो है फिनॉल हो गया। ठीक है, और फिनॉल में जो है, फिनॉल में लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होता है। तो इसमें अभी बार बार आप सुन रहे थे कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का कारण, अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका कारण क्या है कि इसमें अनुनाद होता है, रिजोनेंस होता है। तो रिजोनेंस कैसे होता है इसको समझिए कि रिजोनेंस किस प्रकार से होता है। ठीक है, रिजोनेंस किस प्रकार से होता है, तो ये लोन पेयर यहां जाता है, ये लोन पेयर यहां जाता है, और ये लोन पेयर यहां जाता है। तो ये पूरे रिंग में जो है ये जो लोन पेयर होता है उसको ऑक्सीजन अपने पास नहीं रखता है, उसको जो है ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसको ट्रांसफर करता है, इस कारण से उसको जो है वो अपने पास नहीं रखता है। ठीक है, अपने पास उसको नहीं रखता है और उसको ट्रांसफर करता है, तो रिंग में ट्रांसफर करता है। इसीलिए इस बेंजीन रिंग को जो है -I समूह सदस्य कहा जाता है। -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। ठीक है, -I का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह कहा जाता है। तो ये ऑर्थो और कुल मिला जुला करके इसमें 5 अनुनादी संरचना होती है। ठीक है, फिनॉल में जो है 5 अनुनादी संरचना होती है। 5 अनुनादी संरचनाओं का यह अनुनाद संकरण, अनुनाद संकरण होता है। तो ये देखिए, ये O हो गया, ये O हो गया, और इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है ये
माइनस समूह आ जाता है। ऑर्थो और पारा पोजीशन पर जो है इसमें माइनस समूह जो है वो आ जाता है। ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इसमें माइनस समूह आ जाता है। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रागी जो है, यह इलेक्ट्रॉन रागी है। अब इलेक्ट्रॉन रागी इसमें जुड़ता कहां है, तो ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन रागी अटैक करता है। इलेक्ट्रॉन रागी जो है अटैक करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन रागी अटैक करता है और इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फिनॉल में जो है ऑर्थो और पारा स्थान पर इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ जाता है। ऑर्थो और पारा स्थान पर इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रागी जो है वो जुड़ जाता है। ये इस यहां पर पारा स्थान पर जुड़ जाएगा। ये सामने वाला पारा स्थान कहलाता है। मूलक समूह के जस्ट सामने वाले को पारा बोलते हैं और बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं। तो ये जो होता है ये कम मात्रा में, ऑर्थो वाला कम मात्रा में होता है। हेलोएरिन में भी पढ़े हैं हम लोग। और ये जो होता है मेजर प्रोडक्ट होता है, ये अधिक मात्रा में होता है। ये अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, तो फिनॉल में लिख लीजिएगा लैंग्वेज में कि फिनॉल में OH समूह, OH समूह, OH समूह में ऑक्सीजन पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसमें अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अनुनादी संरचनाएं बनती है और यह 5 अनुनादी संरचनाओं का संकरण होता है जिसमें ऑर्थो एवं पारा स्थान पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और ये फिगर इसको जो है बना लेना है। ठीक, तो यहां तक आप लोगों का जो है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 मार्क्स और 5 मार्क्स इस चैप्टर का समाप्त हो गया। अब रह गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव कल तक पूरा इसको कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, टेस्ट की तैयारी कर लीजिए और तब हम लोग जो है उसके बाद परसों दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। बढ़िया से रिवाइज करके आप लोग रेडी रहिए।